आज की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बच्चों की नींव ठीक ढंग से नहीं बन पा रही है। एजुकेशन लेवल जो पेरेंट्स का है उतना है नहीं। तो अपने हरियाणा में ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो खुद ही ध्यान नहीं दे रहे बच्चों के ऊपर। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो ऐसे काम करने पड़ सकते हैं। बदमाशी की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं बच्चे आजकल जो हमारे यहाँ पे जो सॉन्ग बन रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की जो पॉडकास्ट है उसका विषय है एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। खासकर हम हमारे एरिया की बात करें, हरियाणा में एजुकेशन सिस्टम कैसा है, और इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं मेरे अजीज दोस्त रिंकू सर हमारे साथ हैं। कैसे हो रिंकू सर? बहुत अच्छे आनंद सर, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। ये बहुत ही एक खास मुद्दा है जिसके बारे में हम कितना ही विचार करें उतना ही कम लगता है, क्योंकि आजकल जो एजुकेशन सिस्टम है अब हमारा, उसकी हालत ही कुछ ऐसी हो चुकी है। अच्छा, तो बता दूं, जैसा कि मैं कह रहा था कि रिंकू सर हैं, वो एक टीचर हैं, एक स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को। तो हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो प्रॉब्लम्स हैं जो एक टीचर फेस करता है और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हम हमारे सिस्टम में कर सकते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन जो हमारी आम जिंदगी से जुड़े, आपके बच्चे जब स्कूल में जा रहे हैं उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम एक्चुअली जानने की कोशिश करेंगे रिंकू सर से। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछता हूँ कि एजुकेशन का जो रूट है, जहाँ से एजुकेशन की शुरुआत होती है, वो है प्राइमरी एजुकेशन जी। तो हमारे यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन के क्या हाल है? आज के टाइम जो प्राइमरी एजुकेशन है अपने यहाँ, वो देखो, ये काम तो करती है बच्चों का कि बच्चों की नींव मजबूत हो। हाँ, कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि मान लो कि एक आदमी अपना घर बना रहा है, तो वो हर छोटी से छोटी बात को बड़े ध्यान से देखता है ताकि उसका घर लंबे समय तक बरकरार रहे। पर आज की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बच्चों की नींव ठीक ढंग से नहीं बन पा रही है, बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसमें समस्या आती है कि कहीं पे टीचरों की कमी है, कहीं पर सुविधाओं की कमी है। तो ऐसे ही बस भेड़ के साथ भीड़ में चल रहे हैं, भेड़ चाल चल रहे हैं, मतलब एक दूसरे के पीछे बस झुंड में चल ही रहे हैं हम। हाँ जी। प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम। तो कुछ सबसे मेन प्रॉब्लम जो आपको लगती है प्राइमरी एजुकेशन में, वो क्या है? मेन प्रॉब्लम तो यही है सर कि जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं जो बच्चों के, अपने हरियाणा में ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो खुद ही ध्यान नहीं दे रहे बच्चों के ऊपर। अच्छा, मतलब पेरेंट्स खुद। अब लेकिन हम एक बात भी देखते हैं कि एजुकेशन लेवल जो पेरेंट्स का है उतना है नहीं, तो वो कैसे ध्यान दे पाए? क्योंकि जो एक मजदूर आदमी है, वो यानी कि बच्चे का फादर भी कहीं मजदूरी पे जा रहा है, उसकी मदर भी मजदूरी पे जा रही है। अब उन्हें खुद को ही नहीं पता कि क्या ध्यान करना है। ध्यान करने के लिए तो सबसे पहले ये पता तो होना चाहिए ना रिंकू सर कि क्या देखना है हमें। जब पेरेंट्स को ये पता ही नहीं कि हमें क्या देखना है, तो वो कैसे ध्यान रखें? देखिए सर, जैसे कोई मजदूर का बच्चा है, हाँ जी, अब उस मजदूर को ही पता है कि वो कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। हाँ, ठीक है। अब अगर वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएगा तो उसको ये भी पता है कि उसके बच्चे को भविष्य में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसके सर्कमस्टांसेस तो वो भुगतने पड़ सकते हैं। हाँ, तो अगर बच्चे को कामयाब बनाना है तो सबसे बड़ा हाथ होता है, सबसे पहला हाथ होता है माँ बाप का। हाँ, और टीचर दूसरे नंबर पे आता है। अगर माँ बाप बच्चे को सही राह दिखाएंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली अपनी नींव को मजबूत कर पाएगा और वो आगे चल के अपने भविष्य की नींव को और ज़्यादा मजबूती से रख पाएगा। अच्छा, मतलब पहला तो एक पॉइंट हो गया हमारे पास कि बच्चों की जो पेरेंट्स हैं वो ध्यान ही नहीं दे पा रहे। उनको ध्यान क्या ध्यान देना चाहिए? थोड़ा सा ऑडियंस को ये बताइए कि एक पेरेंट अपने बच्चे पे क्या ध्यान दे। आपको क्या लगता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे पेरेंट्स है कि हम मिडिल क्लास लोगों की बात करते हैं जो
मजदूर है हमारे पास जो छोटे काम करते हैं, हाँ ठीक है, ये अगर अपने बच्चों को अपनी उनकी एजुकेशन के प्रति और ज़्यादा जागरूक करे, ठीक है, ठीक है, उनको ये बताए कि देखो बेटा, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो ऐसे काम करने पड़ सकते हैं। तो उनके मन में ये डर होना चाहिए कि अगर हम नहीं पढ़े हाँ तो हमारे साथ ये हो सकता है। ठीक है। तो आजकल हमारे हरियाणा में जो बच्चे हैं वो ज़्यादा फ्री है, फ्री इन द सेंस बदमाशी की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं बच्चे। बदमाशी की तरफ, हाँ, बदमाशियां उनमें करते हैं। एक बहुत बड़ा योगदान तो आजकल जो हमारे यहाँ पे जो सॉन्ग बन रहे हैं, हाँ जो गाने आजकल उनका चल है। रहे हैं, म्यूजिक हाँ, जो चल रहा है, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, हाँ। उनका ध्यान पढ़ाई से हटके मोबाइल की तरफ चला जाता है। ठीक है। तो वो गलती माँ बाप की होती है। ये बड़ी बहुत ही संगीन बात, बहुत ही नाजुक आपने बात कही है। मोबाइल फोन बच्चे के हाथ में चला गया, अब उसका ध्यान पूरा मोबाइल फोन के ऊपर है जी। वो अपनी एजुकेशन पे और अपने सिलेबस पे फोकस ही नहीं कर पा रहा। और आजकल जो हमारे हरियाणा में आमतौर पे चला हुआ है कि जैसे बच्चा 10th में हो गया, 11th में हो गया या 12th में हो गया, तो उनको सरकार की तरफ से टैब प्रोवाइड किए जा रहे हैं, टैब प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और ना ही उनका कोई यूज है बच्चे हाँ। की लाइफ में। वो बच्चे उसमें इंस्टाग्राम चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या सीख रहे हैं। सोशल मीडिया पे चले हाँ। गए हैं और सोशल मीडिया पे सब कुछ हर एक तरह का कंटेंट अवेलेबल है, वो किसी भी साइड जा सकते हैं, उसका कोई कंट्रोल उस पर रहा नहीं। मेन मुद्दा ये है कि हमारे जो आजकल के सरकारी स्कूल है वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं बना कि बच्चों को टैब प्रोवाइड किए जाए और वो टैब से ही अपनी पूरी पढ़ाई को कर सके। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि हमारे पास टैब तो हैं लेकिन टैब बच्चों को ये नहीं पता कि उन टैब का यूज कैसे करना है, यूज क्या करना है, वो टैब का गलत यूज तरीकों से नहीं यूज कर रहे हैं उसका, और उसका गलत तरीके से यूज हो रहा है जी। ये तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा, अब ना अपन फिर से मैं एक बार आता हूँ प्राइमरी एजुकेशन पे। जी हम चले गए थोड़ा सा ये सेकेंडरी एजुकेशन पे हम जी। चले गए हैं, मैं थोड़ा सा फिर आपको प्राइमरी एजुकेशन पे लेके आता हूँ। प्राइमरी एजुकेशन की प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, तो पहले आपने बताया कि पेरेंट्स ध्यान ही नहीं दे पाते। अब एक छोटा बच्चा जो दूसरी या तीसरी क्लास में जा रहा है, जी, उसको क्या प्रॉब्लम स्कूल में आ रही है, मैं थोड़ा सा इस तरफ जाना रेफर करता हूँ कि स्कूल में क्या, अब वो चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो। जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक छोटा बच्चा जब स्कूल में जाता है तो टीचर्स का फर्ज ये बनता है कि उसको सबसे पहले वो घर जैसा माहौल प्रोवाइड करवाए, मतलब एक घरेलू माहौल उसको स्कूल में नहीं ताकि मिल वो पाता। बच्चा स्कूल में भी कंफर्टेबल हो सके और अपने जो बात उसको कहनी है उसको खुल के बता सके। ठीक बात है। और टीचर को भी समझना चाहिए कि बच्चे में क्या कमी है, किस कमी पर हमें ज़्यादा काम करना है और कौन सी कमी, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी उसमें क्वालिटी है जिसको और ज़्यादा निखारने की ज़रूरत है। और अगर मैं आपसे पूछूं, एक चलता है LKG एंड UKG जी, जो कि प्री प्राइमरी जिसको बोलते हैं, प्राइमरी से भी पहले, जी, उसका क्या रोल होता है प्री प्राइमरी का? जी, वो तो आजकल जैसे मैं बताऊं तो एजुकेशन एक बिजनेस बन चुका है, बिजनेस मॉडल बन गया ये। जी। तो ये LKG UKG जो ये चीज़ है ये सब प्राइवेट स्कूलों की चलाई हुई है। अच्छा, ये जी, प्राइवेट स्कूलों ने चलाया है। हाँ, क्योंकि अगर बच्चे को सीखना है, अगर उसके मन में सीखने की इच्छा है तो वो अगर हम पहले से शुरू करें जैसा कि सरकारी स्कूलों में होता है, बिल्कुल उसको पहला स्टेप ही चलाया जाता है। ठीक है। तो वहाँ से भी उसके अगर इच्छा शक्ति है कि वो सीखना चाहता है तो वो अपने आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। और जो LKG और UKG है वो प्राइवेट स्कूलों ने चला रखी है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे जितना हो सके उतना बेहतर बने। हाँ, उसी मजबूरी का फायदा उठा के उनको अपने बच्चों को LKG UKG इनमें एडमिशन करवाना ही पड़ता है। हाँ, हमारे समय में होती थी कच्ची पहली पक्की पहली। जी, ठीक है, वो थोड़ा सा लेकिन इससे अलग था,
वो आज भी है सरकारी स्कूलों में, तो बच्चा 5 साल होने के बाद ही तभी लेते हैं। अच्छा। लेकिन जब प्राइवेट स्कूलों में क्या है, 2.5 साल का बच्चे को बिठा दे लेते हैं। फिर 2.5 साल के प्ले स्कूल और खुल गए हैं। वही प्ले स्कूल में LKG UKG ही करवाते हैं वो। ये एक, जैसे रिंकू सर बता रहे हैं कि बिजनेस मॉड्यूल बन गया है, लोगों ने इसको एज एजुकेशन को एज ए बिजनेस बना लिया है। वहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा वो कमा रहे हैं, और एजुकेशन नहीं रहा, अब एक धंधा हो गया है वो, जहाँ तक मैं आपकी बात को समझ पाया हूँ। तो ये तो हो गया हमारा प्राइमरी एजुकेशन। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, हम 5वीं से बच्चा पास हो गया ना, 6th क्लास में हो गया है, वो अपनी सेकेंडरी की तरफ बढ़ रहे हैं जी। अब बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, और बच्चे के साथ साथ उसके टीचर को क्या प्रॉब्लम आ रही है, और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। जी, मेरा तो ये मानना है जी कि अगर बच्चे का बेस क्लियर है, उसने 5वीं तक बढ़िया पढ़ाई की है, जो किया है उसको याद है, सब कुछ उसने बिल्कुल अच्छे तरीके से किया है, तो उसको आगे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। 5वीं तक अगर कर लिया अच्छे से, या वो तो उसको तो इतना पता नहीं होता, अगर टीचर उसको 5वीं तक अच्छे से करवा दें, आप कह रहे हो कि लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। अच्छा, जैसे 6 से लेकर 8 तक ये जो एज होती है बच्चों की, मिडिल स्कूल, इसमें बच्चे अपने आप को और ज्यादा निखारने की कोशिश करते हैं। हाँ, जो अपने आप को निखारना चाहते हैं, और यही वो एज होती है कि बच्चा अगर ये सोच ले कि मुझे तो बिगड़ना है, तो वो बिगड़ता ही चला जाएगा। हाँ। इसी कारण की वजह से कई बच्चे 6 से 8 तक पढ़ाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो 9th और 10th के जो एग्ज़ाम है उनमें क्लियर नहीं हो पाते, और मजबूरी में उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। तो यही है। और शिक्षक इसमें क्या करता है कि शिक्षक की ये भूमिका है कि वो भी बच्चों को समझे कि बच्चे क्या सोचते हैं समाज के बारे में, अपने आसपास के बारे में, और स्कूल में भी ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाए जिससे बच्चे एक्टिविटी के साथ और भी बहुत कुछ चीज़ें, बाहर की जो चीज़ें हैं उनको भी सीख सके अच्छे तरीके से। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ की आप बात कर रहे हो। अच्छा, 6ठी से 8वीं में हमने ये बात की कि ये चीज़ें बच्चा सीखे जी। मैं यहाँ से एक कंसेप्ट शुरू होता है क्लासरूम का। जब बच्चा, देखो हमारे समय में तो क्या था, अधिकतर जो व्यूअर्स हैं उनको भी पता हुआ, हमारे समय में होता था कि 5वीं तक तो हमारे पास टाट होती थी जी। 1ली से 5वीं तक हम टाट पे बैठते थे, और 6ठी क्लास में हमें बेंच मिल जाता था जी। हमारे समय में तो हम 6ठी में भी टाट पे ही बैठे हैं, लेकिन अब जो माहौल है मेरे हिसाब से कि 6th क्लास वो स्कूल, अब मिडिल स्कूल में वो आ गया, वो बेंच पे बैठना शुरू होता है। बेंच जैसे आ गया अब होता है बैक बेंचर जी। यहीं से बच्चा बैक बेंचर बन जाता है। एक ग्रुप होता है वो बैक बेंचर ही रहता है। बैक बेंचर के दिमाग में क्या चल रहा होता है, आप भी मेरे हिसाब से बैक बेंचर रही हो मतलब मैं उसका, ये एक बहुत ही संगीन, बहुत ही मतलब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये कि बैक बेंचर जो होता है ना, आपको ही बताया, वो बड़ा शैतान किस्म का और बड़ा खुराफाती बच्चा होता है। इसमें तो मैं ये कहना चाहूँगा आनंद सर कि जो बैक बेंचर होता है वो पूरे माहौल पे नजर रखता है कि कौन क्या कर रहा है। अच्छा। और वो होता है मौके पे चौका मारने वाला वीरेंद्र सहवाग। हाँ वो सही तरीके से काम करेगा, उसको पता है कि कब मुझे कौन सा कदम उठाना है। अच्छा। हाँ, लेकिन कई बार जो बैक बेंचर है वो ऐसे निकल जाते हैं जो पूरी क्लास की नाक में दम कर देते हैं, टीचरों की नाक में दम कर देते हैं। हाँ। और अपनी लाइफ में भी कुछ खास आगे कर नहीं पाते। हाँ। तो बैक बेंचर होना वैसे तो गर्व की बात भी है पर एक किस्म से देखा जाए तो ये एक नाकामयाबी भी है। नाकामयाबी की तरफ भी इशारा करता है। एक मैसेज जो बैक बेंचर्स को स्पेशली आप देना चाहोगे? जी, बैक बेंचर जो है, मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो बच्चे बैक बेंच बैठते हैं उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बिल्कुल लो होता है। लो कॉन्फिडेंस के साथ जी, क्योंकि वो इस काबिल नहीं हुए होते, या उनको जो शिक्षक है, कई बार ऐसा होता है कि कई हमारे जो टीचर होते हैं वो खुद बच्चे को उठा के बैक
बेंच पे बैठा देते हैं। हाँ, वे पीछे क्योंकि चला जाता टीचर के अकॉर्डिंग वो जो बच्चा है वो टीचर की नजरों में है ही नालायक, नालायक ही है, वो कुछ हाँ। नहीं कर सकता। तो इससे उसका कॉन्फिडेंस है और ज्यादा लो हो जाता है। हाँ। तो हमारा ये फर्ज बनता है शिक्षकों का भी कि हम सभी बच्चों को एक ही नजरिए से देखें कि वो लास्ट बेंच पे जो बैठा है वो भी बराबर है, हाँ। और जो फर्स्ट बेंच पे बैठा है वो भी बराबर है। क्योंकि अगर जो कोई बच्चा है, अगर उसके 40 में से 1 नंबर आ रहे हैं, हाँ। और एक बच्चा है जिसके 40 में से 40 नंबर आ रहे हाँ। हैं, देखा जाए तो वो दोनों फर्स्ट है। हाँ। एक तो नंबर से ही फर्स्ट है, हाँ। जिसका रैंक ही 1 आया है क्योंकि उसका नंबर ही 1 है। हाँ। और एक 40 है, हाँ। उसकी नजर में तो वो 40वें नंबर पे है, हाँ, और उसकी नजर में खुद की नजर में वो 1 नंबर पे है। हाइपोथेटिकल बात करी है सर ने ये। जी। हाँ। तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए कि वो बच्चा खुद अपनी बुरी संगत को छोड़ के, अपने बैक बेंच को छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करे। हाँ, ये बात बड़ी सही की है। अच्छा, यहाँ आपने बात की है कि कॉन्फिडेंस की, बच्चे का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है जी। तो टीचर्स का भी रोल होता है। जैसे आपने कहा एक टीचर उठा के बच्चों को बैक बेंच पे ही भेज देता है जी, और वहाँ पे एक ग्रुप ऑलरेडी उसका इंतजार कर रहा होता है जी। भाई आजा, एक और गैंग का मेंबर हमारे बीच में शामिल हो गया है। जी। इससे कैसे बाहर निकले, बच्चा कैसे बाहर निकले? ये जिम्मेदारी या तो बच्चे के ऊपर है या फिर उसके टीचर्स के ऊपर है। हाँ, कि अगर टीचर सभी बच्चों को एक जैसा ट्रीट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कोई ऐसा ग्रुप बनेगा ही नहीं। हाँ। और अगर बच्चा खुद ही बुरी संगत में पढ़ना चाहता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता, ना तो उसके माँ बाप रोक सकते हैं, ना उसके टीचर्स रोक सकते हैं। ठीक बात है आपकी। अच्छा, मैं एक बात और आपसे पूछूंगा, कई बार क्या होता है कि स्कूल में, जैसे हमारे समय में ना 5 सब्जेक्ट होते थे, 5 या 6 सब्जेक्ट होते थे जी। छठा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारे पास होता था, 5 सब्जेक्ट तो रूटीन में जो है वही होते थे। एक छठा सब्जेक्ट हमें चूज करना होता, हमारी मन मर्जी से, ऑप्शनल सब्जेक्ट उसको बोलते थे। 6 सब्जेक्ट में से 1 या 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें बच्चा ना खुद को ऐसे पिछड़ा हुआ सा महसूस, कमजोर महसूस करता है और वो उससे कभी उभर नहीं पाता। उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? सर, इसका तो एक ही सॉल्यूशन हो सकता है कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम पे, कि आपको पता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं। हाँ। कई चीजें तो हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं जो हमारी लाइफ में कभी हमें काम ही नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक फॉर्मूला है a² + b² a - b का होल क्यूब। ये जो फॉर्मूले हैं, इस तरह के फॉर्मूले, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, ये हमारी लाइफ में कभी काम नहीं आते। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी लाइफ में कोई काम नहीं आती। sin² थीटा + cos² थीटा = 1। जी, मेरा मानना ये है कि बच्चा जिस सब्जेक्ट में वो अच्छे नंबर ला रहा है, अच्छे नंबर से पास हो रहा है, जिस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है, बच्चे की पढ़ाई उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ानी चाहिए। अच्छा, मतलब ब्रांचेज शुरू से ही बढ़ानी स्टार्ट कर दी जाए एजुकेशन सिस्टम को, ऐसा ही। मतलब ये बात अब मेरे से कोई पूछ रहा था, पता नहीं मैंने कहीं पढ़ा था, मेरे को एक्चुअली याद नहीं आ रहा। जब वो कह रहा था कि देखो जी, अगर साइंस के टीचर जी हमें मैथ नहीं पढ़ा पा रहे, हमारे ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें सभी सब्जेक्ट आने चाहिए जी। सोशल साइंस का कोई टीचर है, वो मैथ नहीं पढ़ा सकता, मैथ का टीचर सोशल साइंस नहीं पढ़ा सकता जी। और बच्चे के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको सभी आने चाहिए। यही तो हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी है सर, कि अगर एक व्यक्ति को सब कुछ आने लग गया तो वो वैसे ही कामयाब हो जाएगा। इसीलिए तो सभी सब्जेक्टों के पार्ट बनाए गए हैं। वो 6 सब्जेक्ट बनाए गए हैं, उन 6 सब्जेक्टों को कंबाइन करके एक बुक भी तो बनाई जा सकती थी। नहीं, वो तो अलग अलग है जी, किसी ने सोच के उसको इस तरह से डिजाइन किया है जी, वो तो किया ही है। पर अब जब हम शिक्षक से ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये साइंस वाला सर है, ये बस साइंस ही पढ़ाएगा, तो शिक्षक बच्चों से क्यों उम्मीद नहीं कर सकते
कि ये सारे सब्जेक्ट ही पढ़ेगी। ये उम्मीद की जा सकती है, जी। बिल्कुल ठीक बात, आपकी उम्मीद भी की जा सकती है। और एक और कंसेप्ट चला हुआ है आजकल हरियाणा में, मिड डे मील, जी, उसको आप कैसे देखते हो? वो मेरे हिसाब से देखा जाए तो एक तरफ उसके कुछ फायदे भी हैं और उसके कुछ नुकसान भी है। बताइए थोड़ा सा। जैसे मिड डे मील है, वो तो ठीक है कि बच्चों को भोजन मिल रहा है, मिलना भी चाहिए। कि बच्चे अगर स्कूल में थक जाते हैं, उनको बहुत सारा दबाव भी होता है, होमवर्क का दबाव, पढ़ाई का दबाव, बहुत सारे प्रेशर बन जाते हैं टाइम टू टाइम। तो उनके लिए एक रिलैक्स का टाइम होता है जिसको हम मिड डे मील बोल सकते हैं। हाँ। जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के खाना खाते हैं। और ये एक किस्म से बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। और इसके नुकसान ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई में तो बिल्कुल जीरो है, लेकिन उनको ये जरूर याद रहता है कि आज स्कूल में ये बनेगा खाने को, कल स्कूल में ये बनेगा खाने को। तो ये देखा जाए तो बच्चों में सही भी है, इनको मैं 50-50% मान सकता हूँ इसको। ये दोनों ठीक भी और गलत भी दोनों तरह से ही है जी। ऐसा रिंकू सर हमें बता रहे हैं। तो हम 8वीं तक तो अब आ गई है जी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं 9th क्लास की तरफ। 9th और 10वीं भी इसके अंदर ही मैं मानता हूँ। जब हम 11th में जाते हैं ना, तब बच्चे को सिलेक्ट करनी होती है अपनी स्ट्रीम। जी। ठीक है, अब स्ट्रीम जब वो सिलेक्ट करता है, अगर वो जाएगा नॉन मेडिकल और मेडिकल में, उसको एक हुआ रहता है इंग्लिश का। जी। मतलब एक उसने देखी सोची न समझी ऐसी भाषा उसके सामने एकदम आ गई। एकदम तो नहीं है, वो इंग्लिश से शुरू से ही जूझता आ रहा है जी। और वो चाहता है कि मैं नॉन मेडिकल भी करूं। अब वहां पे उसको मैक्सिमम सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश मीडियम में मिलते हैं। जी। यहाँ बच्चा कैसे उसको? जी, मेरा तो ये मानना है सर कि अगर बच्चा इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो ऑप्शन होना चाहिए कि उसकी आगे की जो पढ़ाई है, जिस भाषा में वो कंफर्टेबल है उस भाषा में उसकी पढ़ाई को हम करवा सकें। जैसे इंग्लिश है, हाँ आज के टाइम इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर बच्चे को आनी चाहिए। पर जिस बच्चे को फर्स्ट से लेके 10 साल तक 10 तक कि 16 साल 12 साल जितने भी साल वो पढ़ा है, ठीक है, उसके इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, लेकिन वो हिंदी को बड़े अच्छे तरीके से समझ रहा है, तो उसकी आगे की जो पढ़ाई है वो हिंदी में हो जाए तो इससे कोई भी किसी प्रकार का कोई घाटा नहीं पड़ेगा, ना तो सरकार को और ना ही किसी और को। और बच्चे का जो जीवन है वो भी संवर जाएगा इससे। तो ये होना चाहिए कि बच्चे को भी अपनी लैंग्वेज चूज करने का अधिकार मिलना चाहिए। जी। लेकिन हमारे पास उस लैंग्वेज के टीचर्स ही अवेलेबल नहीं होते। अगर मान लीजिए आज के दिन जी मैं 11वीं क्लास की केमिस्ट्री या फिजिक्स की बुक को हिंदी में कर दूं, तो हमारे पास वो लोग नहीं हैं जिन्होंने उस सब्जेक्ट को हिंदी में पढ़ा है। सर जैसे मैं अभी सरकारी स्कूल के बात करता हूँ, मेरा एक दोस्त है जो केमिस्ट्री पढ़ाता है। वो वैसे तो हम कह देते हैं कि इंग्लिश मीडियम, लेकिन आज के टाइम भी सरकारी स्कूलों में जो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, वो हिंदी में ही समझाई जा रही है। समझाते हिंदी में ही है जी। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिला है कि केमिस्ट्री का टीचर पूरी तरह से इंग्लिश में बात कर रहा है या इंग्लिश में ही बच्चों को समझा रहा है और बच्चों को समझ भी आ रहा है। क्योंकि बच्चे जिस भाषा के साथ ज्यादा जुड़े हैं उनको उसी भाषा का ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, वो हिंदी में समझाते हैं लेकिन लिखते अंग्रेजी में। जी। ऐसा आप कह रहे हो, पढ़ते अंग्रेजी में लेकिन सुनते सारा कुछ हिंदी में है। जी। इस तरह से आप कह रहे हो। और ये बताओ कि 10वीं के बाद जब बच्चों को अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी होती है, वो किस सब्जेक्ट में अपना फ्यूचर बनाएगा, नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स एंड आर्ट्स, तो उस समय स्ट्रीम को चूज करने का बड़ा एक जद्दोजहद चलती है अंदर कि मैं कहाँ जाऊं। तो उसमें बच्चे कैसे क्या टेक्निक लगा सकते हैं कि मेरे को सही स्ट्रीम मिल जाए? इसमें तो सर एक ही टेक्निक है कि अगर बच्चे की 10th तक साइंस
बच्चे को पता होता है कि मुझे क्या आता है, हाँ भाई कौन सा सब्जेक्ट में मैं जी। स्ट्रांग हूँ। कौन से सब्जेक्ट में मैं ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। अगर बच्चे को लगता है कि मैं साइंस और मैथ में ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, तो उसको मेडिकल या नॉन मेडिकल आंख बंद करके ले लेनी चाहिए। ठीक है। कि अगर बच्चे को लगता है कि मुझे बस वैसे ही 11वीं और 12वीं करनी है, जी मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो मुझे कॉमर्स की तरफ जाना चाहिए। कि बच्चे का जो 10th होती है वहां तक बच्चे का जो एम है, जो ड्रीम है, वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि आखिर उनको किस लाइन में जाना है। कहीं ना कहीं मन में पहले ही सेटल हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही उनको अपनी आगे की पढ़ाई है जो वो जारी रखनी चाहिए। ठीक है। और ड्रॉप आउट्स होते हैं जी, मतलब बच्चे 10वीं करके छोड़ रहे हैं, मान लो कई बार क्या होता है कि सर बच्चे ने 11वीं क्लास में नॉन मेडिकल और मेडिकल सिलेक्ट कर लिया जी, अब उससे वो कंट्रोल नहीं हो रही, जी, इस वजह से बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं, स्कूल ही ड्रॉप कर रहे हैं। फिर वो कहीं किसी ने अपना बिजनेस छेड़ लिया, किसी ने कुछ कर लिया, अपनी दुकानदारी चला लिया, समथिंग कुछ कर लिया। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है। जी। जैसे सर मैं बात करूं अपने मेडिकल लाइन की, तो आजकल बच्चे 11वीं और 12वीं में तो मेडिकल ले लेते हैं, पर आगे की जो पढ़ाई होती है मेडिकल की, वो मिडिल क्लास के हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगी होती है। मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी है। जी, तो कई बार क्या होता है फैमिली कंडीशन को देख के बच्चे ड्रॉप आउट कर देते हैं। क्योंकि अगर वो 12वीं तक पहुंचा है बच्चा, उसको तो यानी मेडिकल में समझ आ ही रहा है, तो वो अगर ड्रॉप आउट करेगा तो वो अपनी फैमिली कंडीशन को देख के ही करेगा। ठीक बात है जी। और अगर हम बात करें कि जैसे कोई बच्चा है 11वीं के अंदर उसने मेडिकल ले रखी है, 11वीं में ही उसको पता चल गया कि मेडिकल में मुझसे कुछ नहीं होना, कि मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो हमारे सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में उसको चांस दिया जाता है कि वो 12वीं के अंदर अपनी स्ट्रीम है वो चेंज कर सकता है। ठीक है जी। अच्छा मैं एक बात और आपसे पूछूंगा, 10वीं क्लास में जब आप थे जी, तो जब आप मतलब 11वीं क्लास में खुद जा रहे थे, स्ट्रीम सेलेक्ट करनी थी, तो आपके दोस्तों के बीच और आपके बीच में कैसा माहौल था? आपके साथ कोई भी तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा। मैं अगर सच बताऊं तो सर जब हम 10th क्लास में थे तो हमारे स्कूल में कोई ऐसा टीचर बताने वाला नहीं था कि 11वीं में ये सारी स्ट्रीम्स होती है। अच्छा, ये पता ही नहीं था कि क्या होता है। जब मैं स्कूल में एडमिशन लेने गया था वहां जाके मुझे पता चला था कि 4 प्रकार की स्ट्रीम होती है, इसमें ऐसा होता है, इसमें वैसा होता है। तो बहुत ही नाइंसाफी हुई आपके साथ। तो क्योंकि उस टाइम जो टीचर्स थे वो खुद ही नहीं बताते बच्चों को, उनको पता था, और हमारे जो पेरेंट्स थे उनको भी इतनी नॉलेज नहीं थी कि वो बता सके, क्योंकि उन्होंने तो हमारे ऊपर ही छोड़ रखा था कि तुमको जो करना है वो करो। हाँ, ये तो हम कह ही सकते हैं। जो हमारे जो पेरेंट्स हैं इतने एक्टिव माइंडेड नहीं थे जी। और उन्होंने बस अपना गुजारा कर लिया। अब वो तो यही सोचते हैं भी यही अब से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, यही अपने आप बच्चे कर लेंगे। ये बड़ी समस्या, मतलब आपके टीचर्स ने इस बात के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया या उनको भी पता ही नहीं था? पता तो होगा सर, तभी वो शिक्षक थे। हाँ, लेकिन उन्होंने कुछ कभी बताया ही नहीं इस बारे में कि 10th के बाद आपको अगर इंजीनियरिंग लाइन में जाना है तो आपको नॉन मेडिकल लेनी पड़ेगी, आपको डॉक्टर बनना है तो मेडिकल लेनी पड़ेगी, तो उन्होंने कभी ये बताया ही नहीं। अच्छा, मैं एक बात और आपसे, हमारे में भी इतनी नॉलेज नहीं थी कि हम उनसे पूछ सके कि 10वीं के बाद क्या होता है। हमें तो बस इतना पता था कि 10वीं के बाद 11वीं करनी है। ठीक बात है जी। अच्छा, एक और ट्रेंड चला हुआ है बोर्डिंग स्कूल्स का। जी। यानी कि बच्चे हॉस्टल में जा रहे हैं, पेरेंट्स उनको हॉस्टल में ही भेज देते हैं, जाओ हॉस्टल में आगे पढ़ाई करो। वहाँ बच्चे के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है? अगर आपको कुछ भी आइडिया है तो बताओ। मेरे को पता है आप हॉस्टल में गए तो नहीं, अगर फिर भी आपको कहीं ना कहीं आइडिया है। जी, मेरे अकॉर्डिंग तो जो बोर्डिंग स्कूल है वो उन माँ बाप के लिए बेस्ट है जो अलग अलग जगह पे जॉब कर रहे हैं और जो बच्चे पे अपना पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे। हाँ जी।
तो बोर्डिंग स्कूल देखा जाए तो एक दूसरे माँ बाप का ही प्रतिबिंब होता है, क्योंकि अच्छा। स्कूल को मंदिर बोला गया है हाँ। कि जहाँ से हमें शिक्षा मिलती है। हम्म। तो बोर्डिंग स्कूल जाने के बाद सारी जिम्मेवारी जो है वो स्कूल वालों की होती है कि वो बच्चे को किस तरह से किस साँचे में डालना चाहते हैं। तो बोर्डिंग स्कूल देखा जाए तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिससे जो बच्चे अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, जैसे कि मान लो कि एक युवा जोड़ा है, जो माँ बाप है वो कहीं और स्टेट में नौकरी कर रहा है, माँ है वो कहीं और स्टेट में नौकरी कर रही है, वो अपने बच्चे को या तो कि नानी के घर या दादी के घर छोड़ के जाते हैं। हाँ, किसी के उपास जी। हो जाते हैं, ठीक बात है। तो वे अपने बच्चों पे पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे, नहीं दे पाते। इसीलिए उनको बोर्डिंग स्कूल भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि वो अपनी जैसी संगत के बच्चों के साथ रहे और उनके साथ ही उन जैसा ही विकास कर पाए। हाँ, ये बात ठीक है। क्या हमारे पास ट्रेंड टीचर्स हैं? टीचर्स के पास वो क्वालिटी है क्या जिसकी हम तलाश कर रहे हैं? अभी देखा जाए तो जो ट्रेन टीचर है उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। अच्छा, टीचर्स ट्रेंड क्योंकि नहीं है इनमें। टीचर्स की जो ट्रेनिंग है वो एक बहुत ही बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या है जी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो टीचर्स है, कि मान लो मैं खुद से लेके चलता हूँ कि मैंने अभी डिग्री कंप्लीट की, मैंने बीएड कंप्लीट की, मैंने अपना एसटेट क्वालिफाई किया और मैंने फिर नौकरी के फॉर्म भरे, मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं सीधा ही टीजीटी या पीजीटी लग गया। ठीक है, टीजीटी या पीजीटी की पोस्ट पे तो मेरे जो वो कार्यकाल था पढ़ाई वाला, उसमें मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं मिला कि मुझे बच्चों को कैसे पढ़ाना है, ठीक है, या बच्चों के साथ मुझे कैसे बिहेव करना है। बीएड तो में उसको कहीं हम ना कहीं मान सिखाया सकते जाता होगा हैं ये। कि सिलेक्शन होने के बाद 1 या 2 साल तक उसको एक ट्रेनी के तौर पे काम करना चाहिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जी। अपने जो पहले से इस फील्ड में उनसे ट्रेनिंग लेनी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है यहाँ पे। उनको पता होना चाहिए, क्योंकि अब जैसे 9th 10th 11 और 12 इन क्लासों के जो बच्चे होते हैं वो अपनी युवा अवस्था में होते हैं, और युवा अवस्था में आज के टाइम गलतियां होना बहुत ही आम बात है। तो एक टीचर को सभी तरह की समझ होनी चाहिए कि अगर इस तरह के हालात, किसी भी तरह के हालात अगर क्लासरूम में पैदा होते हैं तो वो किस तरीके से उनको हैंडल कर सकते हैं। तो इसीलिए टीचर्स का ट्रेनिंग लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात है। चलो, मेरे हिसाब से तो अगर आप एक लास्ट बात आपसे पूछूं, कुछ स्पेशल आप अपनी तरफ से कोई आपके साथ घटित हुई घटना जहाँ से आपको ऐसा लगा कि इस टॉपिक पे आपने सोचने के लिए मजबूर जब हो गए कि एजुकेशन सिस्टम में कमियां और इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, कोई ऐसी घटना आपके साथ घटी हो वो बताइए मेरे। घटना तो सर ये है कि आज के टाइम आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट है उसने ये सिस्टम कर रखा है कि 9th तक बच्चे को फेल ही नहीं करना। हाँ, ये तो बहुत बड़ा है कि 9वीं तक बच्चे को कुछ आता हो या ना आता हो, चाहे वो बच्चा खाली छोड़ के आए पूरा पेपर, फिर भी उसको टीचर पास करके अगली क्लास में प्रमोट कर देते हैं। ये सारे सरकारी स्कूलों में, सारे प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट वाले तो करते ही हैं क्योंकि उनको तो फीस लेनी है। ठीक बात है। लेकिन सरकारी वाले स्कूलों का तो ये फर्ज होना चाहिए कि अगर बच्चा सही तरीके से पिछली क्लास को पार नहीं कर पा रहा तो उसको अगली क्लास में भेजने का कोई फायदा नहीं। क्योंकि अगर मान लो कि कोई बच्चा 1 से लेके 8 तक सरकारी स्कूल में पढ़ता है और उसको ऐसे ही पास किया जा रहा है, फिर उसके माँ बाप अगर उसका प्राइवेट स्कूल में भी एडमिशन करवा देते हैं तो प्राइवेट स्कूलों में जो वो सीख सकता था तो वो भी नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसकी तो नींव ही डगमगा रही है। बिल्कुल। अगर बच्चे की नींव ही मजबूत नहीं होगी तो बच्चा तो कहाँ से कुछ नहीं कर पाएगा, आगे कुछ कर पाएगा। अच्छा, एक बात और आती है सर कि जब हम देखते हैं प्राइवेट स्कूल के सिलेबस को, जी,
वहाँ कुछ और ही किताब चल रही होती है, और ये एक गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ एक एनसीईआरटी चल रही होती है। जी ये कोई फर्क नहीं होता इनमें? नहीं सर, जैसे फर्स्ट से लेके 5th तक हाँ जी, ये स्कूलों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी बुक लगवा रहे हैं। ठीक है। और 6 से लेके 12 तक जो हमारी एनसीईआरटी है वही प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई जाती है, वही सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाती है। अच्छा। फर्क बस है टीचर्स का, कि सरकारी स्कूलों के जो टीचर्स हैं वो लाइटली लेते हैं बच्चों को भी, और जो खुद वो पढ़ा रहे हैं उस चीज़ को भी, एनसीईआरटी को भी जी, लाइट वो अच्छी तरीके से बच्चों को समझा नहीं पाते, जिसकी वजह से बच्चे अधूरे रह जाते हैं। तो एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मान लीजिए जब देखो हमारे पास ना सरकारी स्कूलों की जब मैं बात करूँ तो टीचर्स की कमी है जी ऐसे फुल स्टाफ तो नहीं है कि हमारे पास सरप्लस स्टाफ हो गए, ऐसा तो नहीं है। टीचर के ऊपर बर्डन भी तो काफ़ी है, उसके ऊपर देखो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जी। अगर इलेक्शन आ गया तो इलेक्शन कंडक्ट उसने कराना है, जनगणना उसने करनी है, 100 तरह के काम, अगर कोई गवर्नमेंट ने सर्वे कराना है वो भी टीचर पे डाल दिए है, पता नहीं कितनी तरह के काम हैं जो टीचर करता है। तो ऐसे में टीचर इन सारी चीज़ों को कैसे पूरा करे? सर देखो, जैसे इलेक्शन अपने आपको पता है कि 5 साल में एक ही बार होने हैं। लेकिन सर 5 साल में एक बार तो होने हैं, मैं आपकी ये बात मानता हूँ, लेकिन ये इलेक्शन का जो प्रोसीजर है जी वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है और इतना टफ है। मान लीजिए एक टीचर को घर घर घूम के ये पता करना है कि कितने लोग इस एरिया में से मर गए, कितने लोगों की डेथ हो गई है, जी उनके वोट उसको काटने हैं, कितने लोग और हैं जो यहाँ आ गए हैं, जैसे कुछ लड़कियों की शादी हो गई वो चली गई हैं, कुछ लड़कों की शादी हो गई जिनके घरवाली आ गई हैं, उनके वोट, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा एक मैथ लगता है इसमें, इस प्रोसेस में काफ़ी समय निकल जाता है। और भी काफ़ी चीज़ें जैसे जनसंख्या हो गई है, जी कोई काफ़ी चीज़ें होती हैं वो जो सारी काम वो टीचर्स के ऊपर थोप दी गई हैं। वो तो सर एक देखा बर्डन जाए बढ़ तो गया है ये चीज़ का। और ऊपर से क्या है ये, ऊपर से जो टीचर को एक क्लास पढ़ानी होती है या 2 क्लास से पढ़ानी होती है, उसको डबल या ट्रिपल वर्कलोड उसके ऊपर आया हुआ है। जी इन सारी कंडीशंस को देखते हुए वो कैसी क्वालिटी एजुकेशन को दे? वो तो सर देखो, एक तरीके से तो देखा जाए हमारे सरकार की भी कमी है इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट ही करती है जो करती है। अब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मेरे हिसाब से जिस काम के लिए उसको चुना गया है उसको वही काम सौंपना चाहिए। ठीक बात है कि अगर कि जैसे कहते हैं कि बंदर के हाथ में बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अदरक क्या जाने अदरक का स्वाद। जी, अगर बंदर के हाथ में हम तलवार भी दे दें तो वो उससे किसी ना किसी की गर्दन काटेगा। ठीक बात है। तो पढ़ाई के अलावा अगर टीचर्स के ऊपर कोई और काम सौंपा जाता है तो वो बड़े दबाव में आके करते हैं उसको, हाँ। और दबाव में गलती होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक बात है। तो हमारे सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जो एक्स्ट्रा बर्डन है टीचरों के कंधों पे उसको हटाया जाए, और उसकी जगह पे उनका पूरी तरह से फोकस बच्चों को एक मजबूत भविष्य की नींव बनाने में रखा जाए। तो उससे भी हमारा सिस्टम थोड़ा सा इम्प्रूव होने के चांसेस हैं। और कोई स्पेशल मैसेज अगर आप ऑडियंस को देना चाहते हो अपनी तरफ से तो प्लीज। मैं सभी ऑडियंस से यही कहना चाहता हूँ कि जो आजकल का एजुकेशन सिस्टम है वो चाहे कैसा भी हो, कि हमें अपने फोकस अपने एम पर ध्यान देना है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सपना बोलते हैं कि मेरा सपना ये है कि मैं ये बन जाऊं, मेरा सपना वो है मैं ये बन जाऊं। कि ज़िंदगी में सपना ज़रूरी नहीं है, ज़िंदगी में एम ज़रूरी है, क्योंकि सपने बस देखे जाते हैं और एम पूरे किए जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमें ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि सभी को ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। इसे भर भर के लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स अपने विचार इन कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, अपने सगे संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सर।